दंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त जयपुर में मेरी मौजूदगी है। रंगीलो राजस्थान को लेकर किस तरह से आगे की तैयारी है, चुनावी राजनीति की हर एक जानकारी, हर एक खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज दंगल में खासतौर से बात होगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत की। आपको बताते चले जिसमें कौरव पांडव की एंट्री हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बीजेपी के नेताओं के संदर्भ में बयान दिया गया कि कांग्रेस के एक उम्मीदवार के सामने 5 पांडव आकर चुनाव यहां पर लड़ रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और शिवराज सिंह चौहान की बात वो करते हुए नजर आए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उनके इस बयान पर किया गया पलटवार, ये कहते हुए कि हमें गर्व है कि हम 5 पांडव के रास्ते पर आगे चल रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, और यहां पर आकर उनकी ओर से आज बड़ा बयान दिया गया, ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी को ही खत्म कर देना चाहिए। राम मंदिर से लेकर अनुच्छेद 370 के खात्मे को लेकर बीजेपी की तमाम उपलब्धियां भी वो गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसी के जरिए राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ेंगी। वहीं छत्तीसगढ़ से भी बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीबी सुरेश धिंगानी के वहां छापेमारी हुई है। महादेव ऐप घोटाला मामले में इस छापेमारी को अंजाम दिया गया है। एक तरफ बीजेपी बता रही है कि दरअसल घोटाला अगर है तो उसमें जांच की जा रही है, छापेमारी हो रही है, पैसों की बरामदगी हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि अब चूंकि 20 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, बीजेपी को अंदाजा लग गया है कि वो चुनाव हार रही है, इस वजह से ईडी और सीबीआई को हमारे पीछे लगा दिया गया है। कुल मिलाकर सियासत जोरदार है, तमाम मुद्दों की भरमार है, लेकिन मुद्दे लेकर अलग अलग पार्टियां उस तरह से आती हुई क्या दिखाई दे रही है जनता के बीच में। महंगाई, रोजगार, पानी, क्या इन लोगों को इन मुद्दों को लेकर चर्चा ज्यादा की जानी चाहिए। जिस तरह से राम के नाम पर सियासत या फिर कौरव पांडव की एंट्री कराई जा रही है बड़े नेताओं की ओर से, क्या इसके जरिए वोट बटोरने में मिलेगी मदद। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। गरीब को और गरीब बना रहे हैं, अमीर को और अमीर बना। अडानी जी 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं एक दिन में। सुनिए, एक दिन में पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है ना। भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहिए। भ्रष्टाचारियों ने जो लूटा है वो देश को वापस मिलना चाहिए। इस समस्या की जड़ भी थी कांग्रेस। जब समस्या की जड़ ही समाप्त हो जाएगी तो देखो बीजेपी तो वही कर रही है। यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आपको लाभ मिलेगा। बताओ, इतने साल कांग्रेस की सरकार पहले रही, 7 साल कमलनाथ रहे, एक पैसा दिया था क्या किसी को? ईमानदारी से बताओ, किसी के खाते में पैसा डाला क्या? किसी की भलाई की क्या? खुद महलों में रहने वाले राजा साहब बने, खुद हवाई जहाज मोड़ते, हेलीकॉप्टर मोड़ते, जनता जाए कहीं भी। मध्य प्रदेश के चुनावी महाभारत में बयानबाजी की गर्मी बढ़ती जा रही है। ईडी रेड, इनकम टैक्स रेड और सीबीआई रेड। कांग्रेस के लापता मॉडल में विकास भी लापता था। आज यह सलाई गाड़ी की पेटी जेब में ही रखते हैं और उन्होंने एक हमेशा पेट्रोल हाथ में रखते हैं। कांग्रेस को ही समाप्त कर दीजिए, समस्या ही समाप्त हो जाएगी। हर दल की सभाओं में आरोपों के अलंकार हैं, नेताओं की जय जयकार है, लेकिन मुद्दों की बात बेकार है, क्योंकि इस चुनावी रणक्षेत्र में कुरुक्षेत्र का कथानक रचा जाने लगा है। चुनावी बयानबाजी में ये कौरव पांडवों वाली जुबानी लड़ाई वैसे तो मध्य प्रदेश के भोपाल से शुरू हुई थी, लेकिन असल में ईडी, सीबीआई, आईटी को 3 पांडव बता रही कांग्रेस परेशान छत्तीसगढ़ में है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक दिन नहीं गुजर रहा जब कांग्रेस से जुड़े लोगों पर ईडी की कार्रवाई नहीं हो रही हो। महादेव ऐप घोटाले के केस में अब ईडी ने सीएम भूपेश बघेल के करीबी सुरेश धिंगानी के घर पर छापे मारे। दरअसल इस चुनाव में विरोधी दल के नेताओं पर कार्रवाई को कांग्रेस मुद्दा बना रही है, तो बीजेपी इसे घोटाले, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई बता रही है। लेकिन इसी लड़ाई में एक दूसरे पर सत्ता के लिए समाज को बांटने के आरोप भी लग रहे हैं। आज यह सलाई गाड़ी की पेटी जेब में ही रखते और उन्होंने एक हमेशा
पेट्रोल हाथ में रखते हैं, मोदी साहब शाह साहब गाड़ी की पेटी रखते हैं। तो बस लगा दो, बोलो। और कहीं भी कभी उन्होंने शांति की बात नहीं की, लोगों को समझाने की बात नहीं की, लोगों को बर्बाद करने का, लोगों को उचकाने का, लोगों को भड़काव करके काम करने का उन्होंने किया है। वैसे बीजेपी जिस जातीय जनगणना के कांग्रेसी मुद्दे को समाज में लड़ाने वाला खेल बता रही है, उसे लेकर कांग्रेस मध्य प्रदेश में उतनी मुखर भी नहीं है, क्योंकि एक तो एमपी में कांग्रेस के पास कोई ओबीसी चेहरा नहीं, दूसरे जाति गणना को तूल देकर कांग्रेस करीब 50 सीटों के फैसले पर असर डालने वाले 15% से ज्यादा अगड़ी जाति के वोट का नुकसान का जोखिम नहीं उठाना चाहती। इधर यूपी के सीएम योगी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक चुनावी रैलियों में अलग ही जुबानी तीर चला रहे हैं। अयोध्या बाबर मंदिर बुलडोजर के बाद अब सीएम योगी ने कांग्रेस को ही खत्म करने की अपील कर डाली है। आपकी समस्या का समाधान आतंकवाद कहां से है? अगर आतंकवाद कश्मीर में धारा 370 से है तो 370 को ही सदैव के लिए दफन कर दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब समस्या की जड़ ही समाप्त हो जाएगी तो देखो बीजेपी तो वही कर रही है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में ढांचे को हटा करके कर दिया था कि जब ढांचा ही नहीं रहेगा तो लोग मान क्या करेंगे। वैसे इस चुनाव में नेता और दल अपनी समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं। किसी नेता के चुनावी मंच से ये सुनाई नहीं पड़ रहा है कि मालवा के क्षेत्र में पलायन, पानी, कॉलेज, उद्योग, पर्यटन की बात हो रही हो। किसी मंच पर मध्य प्रदेश के पानी, प्रदूषण, बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई बातचीत होती नहीं दिखती। न ही कोई राजनीतिक दल ग्वालियर चंबल के रोड, मिल और सिंचाई के मुद्दे पर बात करता नजर आता है। महाकौशल और विंध्य इलाके के अंदर पानी के लिए परेशान किसानों की बातों पर भी कहीं चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि ये चुनावी दौर नेताओं की गारंटियों और गारंटी की भी गारंटियों से होकर गुजर रहा है और इन्हीं वादों और दावों के बीच से मध्य प्रदेश के वोटर को अपना वाजिब प्रतिनिधि चुनने की चुनौती है। आज तक ब्यूरो। इसी मुद्दे को लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीन पूनावाला जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वारिस पठान जी स्पोक्स पर्सन AIMIM के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर संगीत रागी जी, RSS के जानकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से आक्रामक हमला किया गया है भारतीय जनता पार्टी पर, ये कहते हुए कि बीजेपी वाले तो हाथ में पेट्रोल और माचिस लेते हैं, जहां पर शांति रहती है वहां पर पेट्रोल छिड़क कर जाकर चिंगारी कर देते हैं, आग लगाने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं चुनाव जीतने के लिए। इस पर जवाब आपका। चित्रा जी, अगर मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है चित्रा जी? मैं अपनी बात रख सकता हूँ? जी आ रही है आवाज। जी चित्रा जी देखिए, हम तो चित्रा जी खड़गे जी ने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास तो 5 पांडव जरूर है, पर ये बताइए ना खड़गे जी कि करप्शन का कौरव आपके साथ क्यों बैठा है, शकुनी का सट्टेबाज आपके साथ क्यों बैठा है, क्यों कट्टरवाद का कंस आपके साथ बैठा है। आज तो आप राजस्थान की भूमि पर पधारी है चित्रा जी। चित्रा जी, यहाँ पर जो लूट, झूठ, फूट और टूट की सरकार चल रही है उसके तो प्रमाण सब जगह आपको दिखाई दे रहे होंगे। छत्तीसगढ़ में एक भूपे है और यहाँ राजस्थान में गहल लूट है। पेपर लीक में लूट किया, जल जीवन में लूट किया, किस प्रकार से भूपेश बाघेल ने सट्टा के नाम पर लूटा है, शराबबंदी के नाम पर शराब घोटाला करके लूटा है। आज सवाल ये बनता है कि ये सारी लूट की है, पर चलिए कम से कम जो लोग कल तक राम जी के अस्तित्व को नकार रहे थे और सनातन की समाप्ति की बात कर रहे थे, आज उनको पांडव याद आ रही है, ये अच्छी बात है। ये आज ही असम से एक कांग्रेस के नेता है जिनकी गिरफ्तारी हुई है, विधायक है उनके, मोल्ला ने बोला है कि ये पंडित और पुजारी जो होते हैं ये बलात्कारी होते हैं। अब बताइए खड़गे जी, क्या ये मोहब्बत का सामान है या ये नफरत की दुकान है? यही खड़गे जी है जिनके सुपुत्र ने सनातन की तुलना बीमारियों के साथ की। यही खड़गे जी है जिन्होंने कहा कि मोदी जी जीत जाएंगे तो सनातन का उदय हो जाएगा
और यही खड़गे जी है जिनकी राजस्थान, एक आखिरी वाक्य, यही खड़गे जी है जिनके राजस्थान की सरकार ने हिंदू त्योहारों पर तो प्रतिबंध लगा दिया, यात्राओं पर, परंतु पीएफआई को कोटा में खुली छूट दे दी मार्च निकालने की। ये छाबड़ा दंगे हुए, करौली के दंगे हुए, भीलवाड़ा के दंगे हुए, झालावाड़ के दंगे हुए, जोधपुर में दंगे हुए, तो ये सारे दंगे कहाँ हुए? ये कौन माचिस लेकर घूम रहा था? माचिस लेकर घूमने वाला जो मतलूब अहमद है, उसको आज तक राजस्थान की सरकार ने पकड़ा है क्या? आज तक जो छबड़ा दंगा का आरोपी था उसको इफ्तार पार्टी में बुलाकर आपने वहां पर नवाजा, तो उसके बारे में बताइए कि किसने आग लगाई? ठीक है, तहसीन पुनावाला जी, उनके आरोपों पर जवाब दीजिए। जैसा कि आप लोगों की ओर से आरोप लगाया गया है कि चिंगारी और पेट्रोल हर जगह रखते हैं और जहां शांति होती है आग लगा देते हैं, वो आरोप लगा रहे हैं अलग अलग राज्यों के। राजस्थान का शहजाद जी की ओर से उदाहरण दिया गया कि यहाँ पर अलग अलग जगहों पर अगर दंगे हुए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह भी कहा गया है कि हमें गर्व है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे हमें कह रहे हैं कि हम पांडवों की राह पर आगे चल रहे हैं, अब पांडवों को बीच में लेकर आएंगे तो उन्होंने धर्म के लिए, कर्म के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो अब बीजेपी ने उस मुद्दे को लपक लिया है। तहसीन पुनावाला जी, नमस्कार चित्रा जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और बिल्कुल सही, ये सारी जो भाजपा के जो लोग हैं ये सारी बातें करेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे। जो बातें नहीं करेंगे वो ये है कि सीएमईआई की डेटा बताता है कि भारत में 10% ज्यादा बेरोजगारी है। 40 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस वक्त भारत में है, पहली बार भारत के इतिहास में पिछले 40 वर्ष में। ये आपको ये नहीं बताएंगे कि पिछले 3-4 महीने से 5 महीने से मणिपुर जल रहा है। जो माननीय प्रधानमंत्री रशिया और यूक्रेन का वॉर रुका सकते, मणिपुर आज तक वे गए नहीं। ये आपको ये नहीं बताएंगे कि किस तरह से पूरे देश के अंदर जो दंगे चल रहे हैं, आप कहीं का भी उदाहरण देख लीजिए चित्रा जी, 2002 के बाद कहीं का भी आप उदाहरण देख लीजिए, जहां पर भी इस मुल्क में दंगे होते दूसरी साइड पर भाजपा के समर्थक होते। आप कोई भी उदाहरण दीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, दूसरी साइड पे भाजपा के समर्थक, केरल में लेफ्ट के खिलाफ भाजपा के समर्थक, वेस्ट बंगाल में टीएमसी के खिलाफ भाजपा के समर्थक, राजस्थान में भाजपा के समर्थक, हर दंगे में दूसरी साइड भाजपा के समर्थक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? माननीय प्रधानमंत्री आपको ये नहीं बताएंगे कि पासपोर्ट रैंकिंग पे भारत का इंडेक्स इस बार दोबारा से गिर चुका है, पिछले 4 वर्ष में लगातार गिरता जा रहा है। तो इनके पास कुछ है नहीं भविष्य के लिए बोलने को, वर्तमान की इनकी कोई उपलब्धि नहीं है, तो बोलेंगे क्या? इस तरह की ही बातें करेंगे। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम की आवाम ने तय कर दिया है कि इस बार भाजपा मुक्त करेगी, साउथ इंडिया मुक्त भाजपा होने जा रही है और जल्द ही 2024 में इस देश को भाजपा से राहत मिलेगी। ठीक है, इस पर जल्दी से शहजाद पुनावाला जी आप जवाब दे दीजिए। एक के बाद एक उनकी ओर से जो आरोप लगाए गए, और साथ ही शहजाद जी, जब चुनाव चलेंगे उसी समय अगर ईडी की कार्रवाई इतनी तेज हो जाएगी तो भूपेश बघेल की ओर से कहा जा रहा है कि 20 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो गए हैं बस्तर और उसके आसपास के इलाकों के। बीजेपी को अंदाजा हो गया है कि रिजल्ट क्या रहने वाला है, इसी वजह से ईडी की कार्रवाई आप लोगों की ओर से तेज करवा दी गई है। ऐसा है चित्रा जी, ईडी की कार्रवाई तो तभी होगी ना जब पैसा चुनाव के लिए आएगा। आशीष दास किस चीज के लिए पैसा ला रहा था, किस लिए भेजा था शुभम सोनी ने उसे, कि बघेल को पैसा चाहिए चुनाव के लिए। आपको पता है कांग्रेस एक लौती ऐसी पार्टी है जिसके यहाँ पर सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं होता, करप्ट मिनिस्टर होता है। एक है छत्तीसगढ़ में भू पे, मतलब उनको पे कर दीजिए 508 करोड़ रुपए, और दूसरे चीफ मिनिस्टर है घे लूट, मतलब पेपर लीक से हर जगह तक लूट मचाई हुई है। और हमने कौन सा आरोप लगाया बताइए इनको? डीएमएफ स्कैम जो हुआ छत्तीसगढ़ में, आरोप लगाने वाला मोहन मरकम, उनका पूर्व छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष। पीएससी स्कैम, भर्ती घोटाला, उसमें कोर्ट ने 18 नियुक्तियों पर रोक लगा दी छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर 18 पेपर जो लीक हुए राजस्थान में, उसमें सबसे पहला आरोप लगाने वाले सचिन पायलट, उनके दूसरे नेता इंद्राज गुजर। तो बताइए ना, और यहाँ पर जो खनन माफिया है वो खनन मंत्री है, ये मैं नहीं कह रहा, भरत सिंह कह रहे, ये तो खुद कांग्रेस के नेता ही आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सरकार में अप्रत्याशित भ्रष्टाचार हुआ है और ईडी इतना खराब काम कर रही है। तो मनीष सिसोदिया पर ईडी की कार्रवाई ठीक हो जाती है और जब आप पर कार्रवाई होती है वो गलत हो जाती है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि यही ईडी को भूपेश बघेल को गिरफ्तार करना चाहिए। बताइए, शराबबंदी के बदले शराब घोटाला कर दिया 2000 करोड़ का। अच्छा, आते हैं कि दंगों पर। मैंने देखिए तहसीन पुनावाला से पूछा कि 6 दंगे हुए राजस्थान जो एक शांतिप्रिय राज्य है उसमें कितने अपराधियों को पकड़े, एक को जवाब नहीं। कहते कि दूसरी साइड पर हमेशा भाजपा के समर्थक होते हैं। हाँ, तो मतलब जिन दंगों में हिंदू मारे जाते हैं
उन दंगों के लिए तहसीन पूनावाला बोल रहे हैं कि ये हिंदू जो मारे जाते हैं वही हिंदू दंगाई है, क्योंकि वो भाजपा समर्थक है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मरियाना, ये नई दिल्ली, अहमदाबाद, जलगांव, ये मुंबई, मुजफ्फरनगर, ये दंगे कब हुए? कांग्रेस के जमाने में हुए। माचिस और तेल लेकर कांग्रेस पार्टी जाकर कभी भाषा के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर आग लगाकर भस्म कर देती है। और इसीलिए इन कौरवों का नाश करना, कंसों का नाश करने का संकल्प जनता ने ले लिया। वारिस पठान जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। तहसीन पूनावाला जी, एक उंगली अगर इस मुद्दे को लेकर आप उनकी ओर उठाएंगे तो वो कह रहे हैं 3 उंगलियां आपकी ओर ज्यादा इशारा करेंगी। उनकी बातों पर जवाब, फिर वारिस जी फौरन आ रही हूँ आपके पास। बहुत संक्षेप में जवाब, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, वारिस भाई और संगीत भाई को बोलना है। वो जो गाड़ी में पैसे मिले ना छत्तीसगढ़ के अंदर 5 स्टार होटल के बेसमेंट में, चित्रा जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। या तो बघेल जी एक नंबर के उनके कोई कॉमन सेंस नहीं है, स्टूपिड चीफ मिनिस्टर है कि जहां पर ईडी घूम रहे वहां 5 स्टार होटल के बेसमेंट के अंदर गाड़ी रखेंगे, गाड़ी में 5 करोड़ रुपए रखेंगे ताकि ईडी आकर पकड़े। या तो उस गाड़ी की जांच हो। वो गाड़ी की जांच क्यों नहीं हो रही? वो गाड़ी का नंबर क्या था? वो गाड़ी का नंबर आप आज तक की फैक्ट टीम को बोल लेना, चेक कर ले। वो गाड़ी रजिस्टर्ड है उस व्यक्ति के नाम पे जिसका भाई बीजेपी का एमएलए है। तो बघेल जी के पास 5 करोड़ रुपए 5 स्टार होटल में उनके भाई मेरे चांस पे सर वो सेकंड हैंड सर, वो बेची थी गाड़ी सर, वो गाड़ी बेची थी सर। हाँ तो 6 महीने पहले भेज गए। एक सेकंड चित्रा जी थैंक यू, चित्रा जी थैंक यू, चित्रा जी थैंक यू, चित्रा जी मेरा चांस था, चित्रा जी मेरा चांस था, थैंक यू। 6 महीने पहले गाड़ी बेच ली गई, तो ये कैसा? अच्छा एक मिनट चित्रा जी मैं आपके दर्शकों के पास ही छोड़ता हूँ। भाजपा नेता की गाड़ी वो बेच देता है किसी अननोन व्यक्ति को जिसमें पैसे पकड़े जाते हैं, वो भी चुनाव के वक्त ईडी द्वारा 5 स्टार, एकमात्र 5 स्टार होटल के बेसमेंट में, और वो कहते हो गाड़ी कांग्रेस की क्योंकि हमने 6 महीने पहले बेच दी। वाह भाई वाह। तोमर साहब के बेटे मोबाइल फोन के ऊपर 100 करोड़ के 100 अकाउंट्स की बात करें, उस पे जांच। लेकिन महादेव ऐप घोटाला मामले में बड़े बड़े खुलासे तो हो रहे हैं ना तहसीन पूनावाला जी। कौन से खुलासे? अगर चुनाव है तो सिर्फ उस वजह से क्या ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को रुक जाना चाहिए कि नहीं चुनाव भैया पहले हो जाए बाद में हम जांच करेंगे? क्या ईडी सीबीआई चुनाव देखकर कार्रवाई करें या नहीं करें, आप ये कहना चाह रहे हैं? कोई कार्रवाई नहीं कर रही, वेंडेटा कर रही है, 0.5% कॉन्विक्शन है। लेकिन किस तरह का खुलासा हो रहा है? घटिया से वीडियोस बन रहे हैं जो ऐसा दिखाया जा रहा है कैंडिडेट कैमरा पे पकड़ा गया व्यक्ति खुद जो कैंडिडेट कैमरा पे कह रहा है मैंने बघेल साहब को पैसा दिया, वो एज अ प्रूफ ईडी को बेच रहा और वीडियो रिलीज करी भाजपा। ये कोई तर्क होता है? ये कोई वीडियो थी? और अगर ये वीडियो जायज है तो फिर तोमर साहब के बेटे की वीडियो जायज क्यों नहीं, जिसमें खुद तोमर साहब के बेटे दिख रहे वीडियो कॉल के ऊपर? वो वीडियो कॉल को कहेंगे नहीं उसकी जांच होनी चाहिए। और ये बैडली जिसमें किसी ने तोमर साहब को लेकर मैं संगीत रागी जी से जवाब ले लूंगी आगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक बार वारिस पठान जी के पास, ठीक है। वारिस पठान जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, ये जो ईडी सीबीआई को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच रस्साकशी चल रही है, इस पर भी आपकी टिप्पणी और सवाल बड़ा ये है, बार बार असदुद्दीन ओवैसी जी की ओर से कहा जा रहा है कि मैं मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व की बात करता हूं तो एंटी नेशनल मुझे करार दे दिया जाता है। जहां पर राजस्थान में मेरी मौजूदगी है, यहां पर भी आपके कई ऐसे कार्यकर्ता और नेता हैं जो कि चुनावी मैदान में हैं। तो बार बार इस तरह की बातें करके भावनात्मक मुद्दों के सहारे ही क्या आगे बढ़ेंगे? आम आदमी का कोई मुद्दा नहीं है जिसको उठाकर आप यहाँ की सरकार को या सत्ता को या बीजेपी कांग्रेस को चुनौती दे सकें? वारिस पठान जी देखिए चित्रा जी, हम लोग मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, पहली मर्तबा असेंबली का 3 सीटों पर, पहली मर्तबा हम लोग राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं और तेलंगाना के अंदर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम ना ये एनडीए का हिस्सा है ना ये INDIA का जो गठबंधन बन गया है 26-28 पार्टियों का, हम किसी का हिस्सा नहीं है, खुद के बल के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। मगर यहाँ देखिए, चाहे ये एनडीए हो चाहे ये, दोनों भी एक ही सिक्के के 2 पहलू है। यहाँ पे होड़ लगी हुई है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन, हिंदुत्व की होड़ के ऊपर लगा है। अब कांग्रेस को मुसलमानों के 90% वोट चाहिए। हम पहले सोचे थे मध्य प्रदेश में नहीं लड़ेंगे चुनाव, मगर वहां पर 200 से ज्यादा सीटें हैं। कांग्रेस ने पूरे इसके अंदर 2 मुसलमानों को सीट दिया है। किस तरह एम्पावरमेंट होगा, किस तरह पॉलिटिकली एम्पावरमेंट होगी कम्युनिटी, तब जाके हमने कहा कि जहाँ 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है वहां पर भी हमने जाकर टिकट दिया और 3 सीटों पर लड़ रहे। तो ये इनकी बातें छोड़िए, इनके पास, दोनों के पास कोई मुद्दे नहीं बचे। आप हम सब देख रहे हैं करोड़ों रुपये के घोटालेबाजी चल रही है। 506 करोड़ किसको कोई दे रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, तो वो आसानी के साथ बैठे हुए सामने से आके वीडियो बना के बोला जा रहा है कि पैसे दे रहे, कुछ कर रहे। दूसरी तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ योगी जी चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। आज उनको बराबर इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने फटकार लगाई बुलडोजर के मैटर के ऊपर, तो थोड़ी सी उनको
सुध बुद्धि आ गई होगी कि किसी का घर बनाने में सालों लग जाते हैं, तोड़ने में चंद सेकंड लगते हैं। अब आपका दूसरा सवाल की मैं जवाब दे रहा हूं कि ओवैसी साहब क्यों बोल रहे हैं मुस्लिम एम्पावरमेंट में, क्यों नहीं बोलेंगे बताइए। अब जब जा रहे तेलंगाना के अंदर, चाहे कांग्रेस के लीडर हो चाहे बीजेपी के लीडर हो, एक ही चीज गाना गा रहे, इनका स्टेयरिंग ओवैसी के पास है, वो बीटी में सिटी में। अरे तुमको क्या पता है क्या है? हम तो मेहनत करते हैं, लोग हमको मोहब्बत से नवाजते हैं, हम तो डेवलपमेंट विकास सब दिखाते हैं। तेलंगाना के अंदर मैं चैलेंज करके दे रहा हूं, आज आपके टीवी चैनल के ऊपर मैं चैलेंज करता हूं, दोनों पूना वाला यहां बैठे हैं, मुझे बता दे कोई एक पूरे देश के अंदर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई एक ऐसा नेता हो अकबरुद्दीन ओवैसी जैसा, जिसने सिर्फ तेलंगाना के अंदर 17,000 बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए 8 से 9 स्कूलें बनाई है टॉप क्लास। बताओ मुझे कोई एक ऐसा नेता जिसने 4 ऐसे हॉस्पिटल बनाए हो, हाई टेक हॉस्पिटल, जिसके अंदर गरीबों का मजलूमों का इलाज होता हो, कुछ लोगों का डिस्काउंट में इलाज होता हो। एजुकेशन के अंदर सबको उन्होंने कहा था मैं सबके हाथ में कलम देना चाहता हूं। आज 17,000 बच्चे मुफ्त के अंदर यूनिफॉर्म, कलम, बुक, कागज सब कुछ फ्री। कोई एक है नेता आपकी नजर में ऐसा? बताइए। 4 हॉस्पिटल बनाने वाला कोई नेता आपके पूरे राज्य के अंदर, चाहे बीजेपी के राज्य हो चाहे कांग्रेस के राज्य हो, मुझे बता दो कोई ऐसा है? नहीं है। तो ये सिर्फ आके जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं पब्लिक के सामने आके, विकास की कोई बात नहीं कर रहा, डेवलपमेंट की बात नहीं। अब तहसील पूनावाला को तो हंसी की आदत है, वो तो देखो अभी आपको क्या बोला उन्होंने 5 मिनट पहले, चित्रा जी आप सबसे बड़ी एंकर है, आपका शो सबसे बड़ा है। अब वो दूसरे चैनल पे जाएंगे, वहां भी यही बोलने वाले, आप सबसे बड़ी एंकर है, आपका शो बड़ा है। वो रोज का हो गया उनका, ठीक है जाने दो, अपने दोस्त है इसके लिए ज्यादा पुण्य नहीं बोलते, आदत है उसको। अब ये पूना वाला दोनों मिलके आपस के अंदर नूरा कुश्ती करते रहते हैं यहाँ पे, रात को दोनों पूना के अंदर पार्टी बनाएंगे। छोड़ो, दोनों को मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो, कोई एक ऐसा मंत्री बता दो, ऐसा नेता बता दो जिसके पास इतने सारे हॉस्पिटल और वारिस पठान अपने तक रखो। अरे तुम लोग दोनों का, तुम्हारा अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन, अरे सुनो मेरे को, मैं बकवास करता हूँ या शांडपति की बात करता हूँ, तुमको क्या लेना देना है? मुझे मालूम है तुम क्या बोल रहे हो। ओवैसी भाई आए हैं, मेरा मुंह, अरे तुम्हारा मुंह खुलवाओ या दिमाग खुलवाओ प्लीज। ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुद्दों की बात होगी। तुम जैसे कि मुद्दों की बात प्लीज आपस में तू मैं नहीं, आपस में तू मैं नहीं। अरे मुंह खोलो ना, आपस में खोलो मैं मुंह, नहीं। खोलो मुंह, मेरा फिर मुंह खुलता है। देखो मेरा मुंह खुलेगा तो फिर क्या होएगा, देखो ना। अरे मैं ये तू तो मैं की पॉलिटिक्स है, प्लीज सर, व्यक्तिगत टिप्पणी कोई नहीं चलेगी यहाँ पर। मुद्दों की पॉलिटिक्स, व्यक्तिगत टिप्पणी करके यहाँ पर हम कुछ हासिल नहीं कर लेंगे। मुद्दों की पॉलिटिक्स होगी तो जनता को कम से कम नेताओं से थोड़ा फायदा हो जाएगा। तहसीन, आप क्यों हंस रहे थे उनकी बातों पर? आप लगातार मुस्कुराए जा रहे थे, उन्होंने क्या गलत बात बोल दी? नहीं, मैं वारिस भाई की एक बात से तो बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि अकबर, सुनो मेरे मुंह लगे, अरे सुनो ना वारिस भाई, मेरा चांस है, मेरा चांस है। आपको नहीं शहजाद को बोल रहा हूँ मैं, बोलो। वारिस भाई की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि अकबरुद्दीन ओवैसी, शहजाद पर भी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, ठीक है। शहजाद जी मैं आपके पास आऊंगी, तहसीन जी की बात हो जाए पहले। तहसीन पूनावाला जी वो गिना रहे हैं कि तेलंगाना में कितना कामकाज किया गया है ओवैसी की ओर से। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। अकबरुद्दीन ओवैसी जैसा आपको नेता पूरे मुल्क में नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, वो हिग्स टेलीस्कोप है उससे भी ढूंढने पे नहीं मिलेगा। ऐसा नेता जो भारत में रहते हैं, हमारे हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है, जेल में जाने के बाद केस में छुट्टी आता है क्योंकि केसीआर और बीजेपी की मैच फिक्सिंग है, इसलिए। एक सेकेंड, वो तो सब टेप है। आपको अकबरुद्दीन ओवैसी जैसा नेता पूरे देश के अंदर नहीं मिलेगा। इतने अच्छे, इतने सेक्युलर लोग हैं ये कि राजा सिंह के खिलाफ कभी इन्होंने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। अब मैं तेलंगाना देख रहा था कांग्रेस के कौन प्रत्याशी क्या है, क्या समीकरण बन रहा है, तो मैं कभी भी इन्होंने खड़ा नहीं किया। इतने अच्छे नेता है चित्रा जी की, इतना काम किया तेलंगाना के कि तेलंगाना के सभी सीटों पर नहीं लड़ते, आके राजस्थान में लड़ते, मध्य प्रदेश में लड़ते, ताकि कांग्रेस की सीट को घटाए और भाजपा को फायदा पहुंचाए। आप इनकी बातें छोड़िए, इनको आप गंभीरता से नहीं लीजिए, इनको तो तेलंगाना की जनता भी गंभीरता से नहीं ले रही। मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, अगर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती है, बड़ा ओवैसी साहब, ये हारने वाले लोकसभा सीट। नहीं, आप मेरे को सवाल का जवाब दो। तहसीन अभी आपकी बात सुना, मेरे को सवाल का जवाब दो। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कितने मुसलमानों को सीट दे दिया? कांग्रेस ने तेलंगाना में कितने मुसलमानों को उम्मीदवार करके उतार दिया? बताओ मेरे को। फिर आपको 90% वोट क्यों चाहिए? आपको 90% वोट चाहिए, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है मुसलमानों के लिए। 75 साल से हम लोग ये देख रहे हैं, इसीलिए आज देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। आप सत्ता में थे ना, क्या कर लिया आपने? आज भी आप बोल रहे हो कि नहीं, मुसलमानों के जब हित की बात आती है खामोश।
कोई नहीं बोलता पैलेस्टाइन के ऊपर मजलूमों के ऊपर जुल्म होता जा रहा है, मगर नहीं, आपको आपकी रोटी सेकना है, आपको हिंदुत्व नजर आता है। अब आगे बढ़ते हुए शहजाद की बात रह गई थी, उनकी बात ले लेती हूँ संगीत रागी जी, उसके बाद में फौरन आपके पास हो जाता है। ठीक है सर, ये हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स किस तरह से नेता करते हैं वो आज डिबेट में भी चल रहा है। ठीक है सर, ठीक है, हम सबकी बात क्यों नहीं करते, हम गरीबों की बात क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं बोलते कि जो गरीब है वो आर्थिक आधार पर मजबूत हो। यहाँ पर हिंदू मुसलमान जाति पात, इसी पर आप लोगों की सियासत आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन जो टिप्पणी शहजाद जी आपके ऊपर की गई थी उस पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद संगीत रागी जी मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। शहजाद पूनावाला जी। देखिए चित्रा जी, एक तरफ है प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं 12 करोड़ टॉयलेट देता हूं तो सुल्ताना शिल्पा दोनों को मिलता है। प्रधानमंत्री बोलते हैं 11 करोड़ नल से जल बनाता हूं तो मोहित और मोहम्मद दोनों के घर पे लगता है। 3.5 करोड़ गरीबों के आवास, 13 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना। पर ये देखिए, ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ तुष्टीकरण के, ये कौन बड़ी टोपी पहनेगा, कौन बड़ा कैप, मतलब कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स करेगा। एक है पीएफआई को खुली छूट देता है कोटा में, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा देता है ना यात्रा पर, और दूसरा है जो बोलता है खुलेआम कि हमास जिंदाबाद। इसीलिए इनके गठबंधन को मैं इंडिया अलायंस नहीं कहता हूं, मैं इनके गठबंधन को पता है क्या कहता हूं? H हिंदू विरोधी, A अपीजमेंट वाला, M माल कमाओ, A अपराधीकरण और महिलाओं का शोषण, और S पर सट्टाबाजारी और शराब वाले। तो ये हमास अलायंस, ये H.A.M.A.H अलायंस है। ये हमास जिंदाबाद का कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस के बैठे आप जरा बात सुन लीजिए। चित्रा जी क्या बीच में बोलते रहते हैं, चित्रा जी बात सुन लीजिए। चित्रा जी मैं आपको प्रमाण देता हूँ, चित्रा जी मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चित्रा जी प्रमाण दे रहा हूँ, क्योंकि ये बात, एक सेकेंड चित्रा जी, मैं दोनों बातों को स्थापित करता हूँ। एक तो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसके सदस्य है ओवैसी के सदस्यता वाली MPLB ने कहा कि हमास का आतंकवादी हमला स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। और दूसरे राजस्थान कांग्रेस के नेता शॉन मेयो, उन्होंने हमास के जज्बे को जिंदाबाद कहा। इसलिए मैं इनको कहता हूं, ये हिंदू विरोधी, अपीजमेंट वाली, महिला विरोधी, अपराधीकरण वाली, सट्टा बाजारों के साथ सांठगांठ करने वाली H.A.M.A.S अलायंस हमास अलायंस है। ये हमास अलायंस है, और ये हमास नहीं, यहाँ पर देश का कानून चलेगा, देश का निजाम चलेगा। अब संगीत रागी के पास आते हुए, ठीक है, आप लोगों की बात हो गई, हमने इस पे पहले डिबेट भी कर ली है कि मध्य प्रदेश में फिलिस्तीन और हमास के मुद्दे को कैसे गरमाया जा रहा है। एक जगह तो फिलिस्तीन में मारे गए लोगों को लेकर सर, अब संगीत रागी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने इंडिया अलायंस को लेकर टिप्पणी की थी। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए संगीत रागी जी, उसके बाद में फौरन आ रही हूँ। बोलिए। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जिसमें शामिल है उसकी पार्टी के एक लोगों की ओर से हमास का समर्थन करते हुए कहा गया स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हाँ, हमास को अभी तक क्या प्रधानमंत्री ने आतंकवादी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है क्या? कि यूनाइटेड नेशन ने हमास को आतंकवादी घोषित किया है क्या? बल्कि हमास के लिए तो बोल दिया, न्यूज के अंदर आ गया कि देयर इज नो प्लान टू बैट हमास इन इंडिया। टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेस ने बताया आप ही के जैसे बड़े एक चैनल को कि हमको कोई हमास को डिक्लेयर नहीं करने वाले। तो फिर आप क्यों बार बार आके हमास यहाँ पे करते हो? आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका इसराइल से क्या लेना देना है? ना 3 महीना 13 के अंदर हो आप। हम तो फिलिस्तीनियों के साथ खड़े थे, और मरते दम तक खड़े रहेंगे। हमारी तो आस्था का भी सवाल है वहां से। हमारा बैतुल मुकद्दस है, पहला किबला है, किबला अव्वल है हमारा, मस्जिद अक्सा है हमारी, हम खड़े। तुम्हारा क्या लेना देना है? शहजाद पूनावाला, चलिए बताइए इसराइल के साथ आई स्टैंड विद इसराइल क्यों खड़े हो आप? थोड़ा मणिपुर की तरफ जाके खड़े हो जाओ। अगर तुम्हारे घुटने दर्द से थक गए हो, उंगलियां दर्द हो गई हो, और अगर पैर एकदम सूज गए हो इसराइल के साथ खड़े खड़े, तो कुछ देर के लिए जाकर मणिपुर में भी खड़े हो जाओ हमारी माँ बहनों के साथ। वहां भी इंटरनेट बंद है, वहां पर भी जो हो रही है बर्बरता, वो भी आके यहाँ पे बताओ। दुनिया को देखना है, हमारे देश का हिस्सा है। वहां जाने के लिए ट्रेन में चले जाइए, दो लाइन में बार बार झूठ बोलना। 2 लाइन में संगीत जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सर, हो गई वारिस पठान जी, आपकी बात हो गई। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात हो गई। शहजाद पूनावाला जी, वो इजराइल को लेकर और हमास को लेकर अपनी टिप्पणी कर रहे थे, उस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं हिंदुस्तान ने तो डिक्लेयर किया नहीं है हमास को आतंकवादी संगठन। नहीं, उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशंस ने नहीं किया है, तो यूनाइटेड नेशंस ने हिंदू टेरर भी नहीं कहा। ये तो रोज कुर्ता फाड़ कर बोलते हिंदू टेरर है। और हम लोग तो एब्सटेंशन इसलिए कर गए यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन में, क्योंकि हम हमास के आतंकवादी घटना को और बंधकों को रिहा कराने की बात कर रहे थे। आप बताइए ना, आप बंधकों के रिहा होने के खिलाफ है, और हम तो मानवता के साथ। 1400 लोग मारे गए, उसका क्या आपने खंडन किया है क्या अभी तक एक स्वर में?
यकीनन हमास की ओर से जिस तरह की कार्रवाई की गई थी वो आतंकवादी कार्रवाई ही है, उसको अलग से नहीं देखा जा सकता है। अब देश क्या कहता है, नेता क्या कहते हैं, इसको छोड़ देते हैं, डिबेट में आगे बढ़ते हैं। संगीत रागी जी, अब आपके पास आते हुए योगी आदित्यनाथ की ओर से अलग अलग राज्यों में जाकर उनकी ओर से कहा गया कि राम मंदिर की उपलब्धि वो गिनाते हैं, उसका श्रेय लेते हैं। 370 हटाए बीजेपी ने, उसकी बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं कि देखिए हमने तो बाबरी मस्जिद में जो ढांचा था, समस्या को ही हटा दो तो अपने आप समाधान हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से कांग्रेस पार्टी जो समस्या है उसको हटा दो तो समाधान हो जाएगा। कांग्रेस को खत्म करने का वक्त आ गया है। इसके जरिए मिलेंगे क्या वोट, संगीत रागी जी? देखिए, वो योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, 500 साल से हिंदू अपने आराध्य के मंदिर को वहां पर चाहता था। बाबरी मस्जिद जो है एक आक्रामक इस्लाम का एक प्रतिबिंब था जिसको ढा दिया गया, तो उसकी जिक्र उन्होंने किया। और आपको पता है इसलिए क्योंकि वहां पर भगवान राम का मंदिर था, तो इसमें कोई गलत भी नहीं था। दूसरी बात, जो लोग भारत माता की जय कहने पर जिनके मुंह बंद हो जाते हैं वो हमास जिंदाबाद के नारे इस भारत में लगाते हैं। तो जिस चीज को आप कहते हैं चित्रा जी, बार बार आपके डिबेट में सुनता हूँ, आप लोग हिंदू मुस्लिम एक करते हैं, ये जो भाव और कहते हैं भावनात्मक मुद्दे, ये भावनात्मक मुद्दे सिर्फ नहीं है, ये बहुत ही गंभीर राजनीतिक मुद्दे हैं। और इस गंभीर राजनीतिक मुद्दों पर यदि हम लोग अपने स्टैंड नहीं कायम करेंगे, यही गंभीर मुद्दा, भावनात्मक मुद्दा जो है वो भारत में शाहीन बाग खड़ा करता है। यही वो भावनात्मक मुद्दा है जिसमें अभी ओवैसी की पार्टी के तरफ से जो है वो कह रहे हैं कि देखिए हमारा तो तीर्थ स्थल वहां पर है, हमारा पुण्य भूमि वहां पर है, हमारा भावनात्मक उस एक लगाव है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से लाखों हिंदुओं को मार मार करके बाहर भगा दिया गया। आज पाकिस्तान में हिंदू आबादी 2% रह गई है। बांग्लादेश कभी 30% आबादी हुआ करती थी, आज डबल डिजिट में मुश्किल से आबादी वहां पर रह गई है। क्या ये भावनात्मक मुद्दा भारत के सिटीजन होने के नाते कभी मुसलमानों ने दिखाई हो, कभी बात किया हो? और बात 370 में मानता हूं कि 1971 में बांग्लादेश को शिकस्त देने के बाद यदि कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो 370 का खात्मा है। मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार के अंदर सेक्रेटरी और डिफेंस के पर्सनल या किसी एस्टेब्लिशमेंट को यह कभी मन में भी आया होगा कि कोई सरकार 370 जो है वो खत्म कर देगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से किया है, इस सरकार ने जिसका, मुझे लगता है कि हजारों खून माफ है इस पर, ये हजारों दिल कुर्बान है इस पर। मुझे लगता है कि आजाद भारत का ये सबसे बड़ा साहसिक निर्णय था, क्योंकि वहां पर जो इस्लामिक टेररिज्म और जो जिहाद घाटी के अंदर था उसको खात्मे करने के लिए 370 का खात्मा और आवश्यक है। देखिए, तीसरी बात, क्या हिंदू मुसलमान ये ज्यादा बढ़ावा नहीं हो रहा है? धार्मिक आधार पर क्या हम वोट के लिए नहीं जा रहे हैं? नहीं, चित्रा जी, कंबल के अंदर समस्या को ढक देने से समस्या खत्म नहीं हो जाती है। क्या आप ये भूल जाएंगे, क्या ये देश भूल जाएगा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में मुसलमानों ने जिसके शिरकत की थी, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उनके लोगों को भारत में अवैध रूप से रखने के लिए भारत का मुसलमान उनकी लड़ाई लड़े, ये मानसिकता क्या दिखाती है? यही मानसिकता दिखाती है कि हम इस्लाम के नाम पर इकट्ठे हो जाएंगे। आप जरा एक स्थिति का आकलन कीजिए। कल भारत के अंदर किसी मुद्दे पर यदि बात होती है तो लोग कतर की तरफ देखते हैं। कतर जैसा एक छोटा सा देश जिसमें राक्षसी प्रवृत्ति पलती है, मैं इसलिए राक्षसी प्रवृत्ति कह रहा हूं क्योंकि जितने भी इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके सारे बड़े नेता जो होते हैं कतर जैसा एक मलेच्छ और क्षुद्र देश जो है वो भारत को ये कहता है, भारत में हस्तक्षेप करता है और भारत के मुसलमान उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ये शर्मनाक है। ये खतरे हैं आने वाले दिनों के लिए, और यदि इन खतरों के प्रति कोई आगाह करता है, योगी आदित्य जी आगाह करते हैं, आप तो इसमें कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं संगीत रागी जी, हाँ, आपको लग रहा है किसी देश के प्रति इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? जो देश टेररिज्म को पैट्रोनेज देता हो, जो देश टेररिज्म फैलाता हो, जो देश टेररिज्म को समर्थन करता हो, उसके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना क्यों गलत है? और जिससे क्यों क्षुद्र क्या गलत शब्द का प्रयोग किया? चलिए ठीक है, अपने बाकी मेहमानों से इस पर मैं जवाब दूंगी, लेकिन ऐसा देश ठीक है, योगी आदित्यनाथ की ओर से जिस तरह का बयान दिया गया है आज के दिन में उस पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की ओर से पलटवार किया गया है।
एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। राम भक्तों ने कहा है कि उसको खत्म कर देंगे, जो धर्म विरोधी है, राम भक्त के विरोधी है, कांग्रेस को खत्म कर देंगे, ना रहेगा बांस। मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ ना, जरा मुझे खत्म करके दिखाएं यार। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ओबीसी के साथ धोखा किया है। झूठा नंबर 1। 4 मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, जिसमें 4 में से 3 ओबीसी के हैं। दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे, इस पर शहजाद पूनावाला जी आपकी टिप्पणी। नहीं, ये तो वही कांग्रेस पार्टी है ना जिसने राम जी के अस्तित्व को नकारा। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने राम मंदिर का लगातार विरोध किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके आज विधायक ने हिंदू साधु संतों पर बयान दिया है बेहद आपत्तिजनक कि हिंदू पुजारी जो होते हैं वो बलात्कारी होते हैं। और राहुल गांधी ने भी तो कहा है मंदिर जाने वाले जो है वो लड़कियों को छेड़ते हैं। ये हिंदू टेरर, हिंदुत्व आईसिस होता है और पूरे इनके गठबंधन ने दिया है। अभी तो मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियां आई तो किस प्रकार से पाठ कर रहे हैं केदारनाथ में जाकर। आप हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेर रहे हैं, वो केदारनाथ में जाके पूजा पाठ कर रहे हैं। नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देश में हमारे सीजनल फ्रूट होता है मैंगो की तरह, वो सीजनल हिंदू है। उनसे बताइए ना कि उनके नेता जहीर खान साहब क्या बोल रहे थे कि सब मुसलमान एक हो जाओ। यही चीज तो कमलनाथ जी ने भी बोली थी, 90% मुसलमान एक हो जाओ। और जब चुनाव आते हैं तब हिंदुओं को गाली देना बंद कर देते हैं और मंदिर मंदिर घूमते। तो बोलिए उदयनिधि स्टालिन पर क्या स्टैंड है, क्या कार्रवाई की अभी तक? बोलिए आरजेडी ने रामचरितमानस पर जो बोला उस पर क्या कार्रवाई की? समाजवादी पार्टी ने हिंदू धर्म को धोखा बोला, क्या कार्रवाई की? असम के अभी एमएलए ने जो बयान दिया हिंदू पंडितों पर, पुजारियों पर, उस पर क्या कार्रवाई की? वारिस पठान कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है, जल्दी से 2 लाइन में। वारिस पठान जी, मैं इसी के ऊपर बोल रहा था जी चित्रा जी, मैं इसी पे बोल रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू। अभी कांग्रेस के कमलनाथ है, उन्होंने क्या कहा कि देश को राजीव गांधी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था। बिल्कुल, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, हमारा बाबरी मस्जिद का ताला खुला और आज हमारी बाबरी मस्जिद शहीद हो चुकी है, मगर फिर भी इनको सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहा है। और हम अगर बोलते हैं मुसलमान की तरफ से तो हमको एंटी सेक्युलर, हमको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। तो यही दुनिया को देखना है कि सुनो, ये बोलते कुछ है, करते कुछ और है, इनकी मानसिकता यही है। हमने तो हमारी बाबरी मस्जिद को खो दिया, हमने तो हमारी बाबरी मस्जिद का तो इन्होंने शहीद कर दिया ना चित्रा जी। यही तो बात है। मैं चित्रा जी चाहता हूँ, चित्रा जी छोटी बिल्कुल सही, बाबरी बिल्कुल सही। जो राम मंदिर के ताले हैं, बिल्कुल सही वारिस भाई, मैं किसी के बीच में नहीं होता, बिल्कुल सही। राम मंदिर के ताले खोलने वाले शहीद प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। बड़े फक्र से कहता हूं, वो उनके आखिरी इंटरव्यू में कहा भव्य राम मंदिर बनता, और अगर भाजपा साथ देती तो 1992 में भव्य राम मंदिर बनता। ये तो भव्य, इसको भटकाने का काम भाजपा ने किया है। लेकिन एक चीज से अपनी बात समाप्त करूंगा कि टाइम की कमी है। 370 निकलने के बाद, ये सरकारी आंकड़े 229 टेररिस्ट अटैक्स हुए कश्मीर के अंदर, 90 सिविलियंस हमारे शहीद हुए। आज तक की रिपोर्ट कर रहा हूं, अधिकतर पंडित, कितने पंडित भाई हमारे जाकर बैठे और 2022 की रिपोर्ट इन्होंने रिलीज नहीं की। इनको असल मुद्दों में नहीं जाना है। मणिपुर से लेकर कश्मीर, तमिलनाडु से लेकर पंजाब, सबको जला रहे। और खड़गे साहब ने सही कहा, पेट्रोल बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। एक उंगली जब सामने वाले पर इशारा करते हैं हम, तो 3 हमारे ऊपर इशारा करती हैं। राजनीति में तमाम अलग अलग मुद्दों का बोलबाला है, लेकिन इन सब के बीच असल मुद्दे कौन उठा रहा है और किसके मुद्दे पर जनता करने जा रही है वोट, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। इसी के साथ दंगल में जयपुर से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।